अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मोबाइल पे आती हुई कॉल देकर उसने फाइल से नजर हटाकर मोबाइल उठाकर देखा, जहाँ पर बाबा साईं कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। कहाँ हो तुम साहिर? असीम ने हैरियत पूछने के बाद कहा, ऑफिस में हूँ बाबा साईं। अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। अपना सामान उठाकर मुतसिम के घर में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? उसने ताज्जुब से पूछा। क्योंकि मेरे लाल, जिस घर में तुम रहते हो ना, वहां तुम्हारी दुल्हन भी मौजूद है और अच्छा नहीं लगेगा अगर दूल्हा भी उसी घर में मौजूद हो। ये अच्छा है बाबा साईं, खुद भी तो आप और अम्मा साईं हवेली में एक साथ रहते थे। बेटा, मेरी तो मजबूरी थी ना, कोई और ठिकाना नहीं था। जिस ठिकाने का मशवरा मुझे अभी दे रहे हैं ना, इसी वक्त वो ठिकाना आपके पास भी था बाबा साईं, तो ये बहाना मुझे मत बताएं। बाप से बहस कर रहे हो? बस अपना सामान पैक करो और मुतसिम के घर में शिफ्ट हो जाओ। चाहो तो माहिर को भी अपने साथ ले लो। माहिर का मैं क्या करूंगा? माहिम को अपने साथ लेना हो तो बता दीजिए। बेशरम इंसान, कुछ शर्म कर लो। कहाँ से शर्म कर लो? हूँ तो असीम शाह की औलाद। उसके कहने पर ना चाहते हुए हसीम हंस पड़ा। खैर, आपकी बात मान लूंगा। अभी नकाह होने में चंद दिन बाकी हैं, जब 2 दिन बाकी होंगे ना, तब आ जाऊंगा हवेली। इतना एहसान भी मत करो। नहीं, अब ये एहसान तो मैं कर सकता हूँ ना बाबा साईं। थोड़ी देर मजीद बात करके असीम फोन आ चुका था, जबकि साहिर का इरादा अब अपनी जान से बात करने का था। साहिर का नाम देते ही उसने मुंह बनाकर फोन साइबर फेंक दिया। काफी देर तक फोन बजता रहा, जिसे उसने उठाने की जहमत ना की थी। लेकिन मैसेज ट्यून रिंग ट्यून की आवाज सुनकर उसने मोबाइल उठाकर देखा, जहाँ पर मैसेज भी साहिर का था। धमकी बड़ा, फोन उठा लो वरना मैं घर आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मोबाइल भी बजने लगा था। गहरा सांस लेकर उसने कॉल पिक कर ली। कहिए। अंदाज जान छुड़वाने वाला था। ऐसे बात करते हैं होने वाले शोहर से? जब शोहर हो जाएंगे ना तो तमीज से भी बात कर लूंगी। जब शोहर हो जाऊंगा ना तो तमीज मैं तुम्हें खुद सिखा दूंगा। साहिर भाई, आपने इसलिए फोन किया था मुझे? उसकी बात सुनकर साहिर ने तब का जवाब दिया, मुझे भाई कहना मत कहा करो। माहिम, पहले तुम कहती थी तो मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि इस वक्त हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता अब भी नहीं है। माहिम ने फौरन जवाब दिया, हाँ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। और तुम्हें अंदाजा है मैं इस पल का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ? ये चंद दिन मुझे सालों के बराबर लग रहे हैं। उसने हमार अलूत लहजे में कहा, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी, मेरी रूह का सुकून, मेरी महरम बन जाओगी। शायद तब तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा हो जाए। तुम्हारे वजूद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां पर अपना लम्स ना छोड़ूंगा। किसी जाम की तरह मैं तुम्हें सांसों को पी लूंगा। साहिर भाई, बंद कर ये गंदी गंदी बातें। चीखते हुए उसने फोन काट दिए थे, जबकि उसके कॉल काटते ही ऑफिस रूम में सर का गहका गूंजा। सिर्फ बातें सुनकर तुम्हारी ये हालत हो गया, जब मैं अमल करूंगा ना तब क्या होगा? दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर सज चुके थे। असद, आपा आई थी। नवीदा बेगम ने चका कप असद बेगम के सामने रखते हुए बताया। उसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर हफ्ते आती है, लेकिन इस बार उनके आने का मकसद अलग था। उनके अंदाज पर असद साहब ने ठटक कर अपनी बेगम को देखा। क्या मकसद था? वो अपने ज़्याद के लिए ईजा का रिश्ता मांगनी थी, तो तुम कह देती ईजा भी पढ़ रही है। मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मंगनी करके छोड़ देते हैं, शादी उनकी पढ़ाई के बाद हो जाएगी। आपा का भी दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी को उनके बेटे के साथ ब्याह दूं, जिसकी पहले ही एक शादी नाकाम हो चुकी है। मैं खुद बात कर लूंगा उनसे, लेकिन फिर वो नाराज हो जाएंगी। पता तो है आपको उनका। होती हैं तो होती रहे, उनकी नाराजगी के डर से मैं अपनी बच्ची को इस कुएं में नहीं धकेल सकता। उनकी बात सुनकर नविता बेगम ने मुतमिन होकर अपना सर हिलाया और चाय का कप उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया। दुपट्टा गर्दन में डाले वो तेज तेज कदमों से चल रही थी। साहिर, माहिर और वो इस वक्त एक साथ ही वाक पर आए थे, लेकिन इस वक्त वो दोनों बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अकेली आ गए। ये अलग बात है, अगर कोई उसे इस तरह अकेले देख लेता तब बहुत ही डांट पड़नी थी। तेज तेज कदम उठाती अब वो वापस घर की तरफ जा रही थी, जब नजर थोड़े फासले पर खड़े शख्स पर पड़ी। अंधेरा होने के बाद उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और नूर को उसे देखना भी नहीं था। उसकी नजर तो बस सामने से आती उसकी गाड़ी पर टिकी हुई थी, जो शख्स उसकी जानब भी आ रही थी जो उस शख्स की जानब भी आ रही थी। नूर ने आवाज देकर उसे होश दिलाना चाहा, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस न देने पर खुद उसके करीब भाग कर नूर ने उसे दिखा दिया, जिसकी वजह से वो खुद भी जमीन पर गिर चुकी थी। लेकिन शुक्र था कि उस शख्स को चोट नहीं लगे थे। कब से आवाज दे रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? उसीरम ने अपनी जगह से उठकर अपने कपड़े झाड़ दे, जबकि उसका चेहरा देते नूर को याद आ चुका था कि वो कौन था। आप तो वही है ना, उसीरम खान? हम मिले भी थे। जी मुझे याद है, आपका शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की। इतने कहाँ खोए हुए थे कि आपको ना गाड़ी दिखी ना मेरी आवाज आई? कहीं नहीं। नफी में सा हिलाता वो वापस रास्ते पर चलने लगा था और नूर ने उसकी चोरी पुष्प को देखा और उसको पुकारा।
मैं साथ चल सकती हूँ। उस इरम ने मुड़कर निर्जस को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। बाबा साईं ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया। अच्छा, क्या बताया? यही कि उनकी दोस्ती कैसे हुई, फिर क्या हुआ, वगैरह वगैरह। आज के दिन मेरे वालिदैन मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। मैं उदास था और उन्हीं सोचों में गुम था, इसी वजह से किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं गया। उसकी बात समझकर नूर ने अपना सर हिलाया। याद तो बहुत आती होगी, बहुत ज़्यादा। मेरे दिमाग में उनके साथ बताए गए सारे लम्हे इस तरह ताज़ा हैं जैसे वो पल अभी बताए हों। कभी कभी आप जिंदगी से बेजार लगते हैं। मैं हूँ बेजार। हंसते हुए उसने जैसे खुद का मजाक उड़ाया। मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद। मोहतसिम अंकल ने कहा था सियासत में जाओ मत जाओ। मुझे डर है जैसे तुम्हारे बाप को कुछ हो गया कहीं तुम्हें भी कुछ ना हो जाए। लेकिन मैं उन्हें ये नहीं कह सका। मैं तो चाहता ही ये हूँ कि मुझे कुछ हो जाए। खुदकुशी कर नहीं सकता क्योंकि वो हराम है, लेकिन इस तरह तो मर सकता हूँ ना। मेरे वालिदैन जब मुझे छोड़कर गए थे तब मैं बहुत छोटा था। मुझे अपनों की ज़रूरत थी, लेकिन दादा जान के अलावा मेरे पास कोई नहीं था। वो भी सिर्फ नाम के ही मेरे पास थे। उन्हें हमेशा काम की लगी रहती थी, कमाने की लगी रहती थी। वो मुझे कभी भी वक्त नहीं देते थे। मैं तन्हा पल्ला बड़ा हूँ, मुझे तन्हाई ही पसंद है। मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं, जो हैं वो सिर्फ अपने मतलब के हैं। मैं अजनबी हूँ और आप एक अजनबी से इतनी बातें कह रहे हैं। नूर के कहने पर उस सीरम ने रुको उसकी तरफ देखा। जी, और मुझे उम्मीद है आप ये बातें किसी से नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक और बात, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मुझसे दोस्ती करके आपको क्या मिलेगा? एक अच्छा दोस्त। उस सिरम ने गौर से उस लड़की को देखा जो अपने डिब्बन की भरपूर नुमाइश करवाती हुई उसकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए खड़े थे। चांद पाल तोड़ गया। उसीम ने उसका हाथ बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया था। थैंक यू, उसने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके बाबा साईं से मिलने आया था। कुछ दिन यहीं पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात हो सकेगी। बिल्कुल, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वाक पर आई थी। वैसे मैं सोच रही हूँ आपको क्या बुलाऊं, उसीरम सर साहब या फिर हान या हान जी। उसने थोड़ी पर हाथ रखकर उसीरम की तरफ देखा। जो आपको अच्छा लगे। और मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो आप मेरे लिए आपसे तुम तक के सफर पर पहुंच चुकी हो। जी ऐसा ही होगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा नाम नूर है। आप मुझे बता चुकी हैं। आपको घर छोड़ दूं? नहीं, वह करीब ही है, मैं चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मजबूत कदम उठाता वो वहां से चला गया था, जबकि नूर उसकी कई बातों को कितनी देर तक सोचती रही। नूर, यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से आती हुई आवाज सुनकर उसने डर कर पीछे देखा, लेकिन फिर आहान को देखकर नॉर्मल होगी। आहान लाला, आपने तो डरा ही दिया था। वैसे तो आहान उसे चंद माह छोड़ा था, लेकिन सबको लाला कहकर आहान का सिर्फ नाम लेना उसे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वह बचपन से उसे भी लाला बुलाते थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाक पर आए थे। वो भी अकेले? चलो घर। आहान ने अपनी जैकेट उतार उसको पहनाई, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ दुपट्टा ले रखा था, जबकि ठंडी हवा चल रही थी। उसे लेकर घर की तरफ चल दिया। आपको पता है, मैं उसी रहाम से मिली थी। कौन उसी रहाम? सियासतदान उसी रहाम? क्या वाकई? हाँ, उसने जवाब देकर उसके साथ की भी मुलाकात बताने लगी, जबकि घर पहुंचने तक नूर की चलती जुबान रुकी नहीं थी और आहान बड़े मजे से उसे सुन रहा था। सुबह होते ही मुतसिम और जरियाम शहर के लिए निकल चुके थे। वैसे तो जरियाम का खुद अकेले जाने का इरादा था, लेकिन मुतसिम के कहने पर वो उसे भी साथ ले आया था। और इस वक्त वो दोनों इस गली में खड़े थे जहाँ पर हुरैब रहते थे। क्या वो यहाँ रहती है? मुतसिम ने एक पूरी नजर इस गली पर डाली, जहाँ सड़क पर जगह जगह खड्डे होने के बाद कीचड़ जमा हो चुका था। बेलबास बच्चे गली में खेल रहे थे। जगह जगह गंद फैला हुआ था, जिसको देखकर जरियाम को शर्मिंदगी हो रही थी। उसे मुतसिम को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। हाँ, यही है। तुम्हें कैसे पता? आखिरी बार जब मैं उसे मिला था ना, तो उसका पीछा किया था। जानता हूँ यह गलत हरकत थी, पर मैं उसकी मदद करना चाहता था। पर एक गलती हुई। मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। अब बस भी करो जरियाम, इतना भी नाजुक नहीं हो जो ऐसी जगह पर आने से कुतराऊंगा। और तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे पहली बार किसी की मदद कर रही हो। किसी लड़की की तो पहली बार ही कर रहा हूँ बड़े बाबा। उसकी शक्ल देखकर मुतसिम की हंसी छूटी। है, बताओ उसका घर कहाँ है? उसके कहने पर जरियाम आगे बढ़कर उसका घर ढूंढने लगा। वहां पर सारे घर एक ही जैसे लग रहे थे। बिलाहर जरियाम को उसका घर मिल ही गया, क्योंकि हुरैब का घर ही एक वाहिद ऐसा घर था जहाँ के दरवाजे का कलर सबसे मुख्तलिफ था। शायद यही है। शायद? मुतसिम ने गुड़कुस को देखा, जिस पर वह गड़बड़ा गया। नहीं, मतलब यही है। गहरा सांस लेकर मुतसिम ने वो लोहे का दरवाजा बजाया, जिसे कुछ सेकंड बाद एक औरत ने खोला। ईश्वर! उसको देखकर मुतसिम के लबों से इस एक लफ्ज के अलावा और कुछ निकल ही ना सका।
खाला जानी आपसे कुछ बात करने आया था। मुतसिम ने अपने सामने बैठी अपनी खाला को देखते हुए कहा, कहो बेटा, मैं अपने और ईशा के रिश्ते के बारे में बात करने आया था। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुतसिम। यह आवाज उसे पीछे से आती। उसे मुड़कर देखा, वहां पर उबैद खड़ा था, ईशा का बाप। लेकिन क्यों? यही बात करने आए होगे ना कि अब तुम्हारी और ईशा की शादी हो जानी चाहिए। वो इनकार करने वाला था और ये कहने वाला था कि उस रिश्ते को खत्म करने आया और उसकी जिंदगी भी ईशा कभी भी नहीं थी। लेकिन आप प्रीशियस जरूर है। लेकिन उबैद की अगली बात सुनकर जैसे वो कुछ कहना ही भूल चुका था। भाग गई है वो अपने आशिक के साथ। क्या बकवास कर रहे हो उबैद, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसने एक नजर अपनी हाला पर डाली, जो सर झुकाई आंसू बहार दी और फिर गुस्से से उबैद की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, वो उसे पसंद करती थी, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। जब तुम कोमे में गए तो उसको लगा कि तुम कभी होश में नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारी होश में आते ही उसे डर लग चुका था कि कहीं अब उसकी शादी तुम्हारे साथ ना हो जाए। इसीलिए एक हाथ हमारे लिए छोड़कर भाग गई वो रात के अंधेरे में। उसकी बात सुनकर वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करे। ईश्वर पर गुस्सा हो, नाराज हो या अफसोस करे। तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की उबैद? हाँ, बहुत की। और यकीन जानो मुतसिम, जिस दिन वो मिली ना, खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। फिलहाल ये बातें छोड़ो, उसका सही सलामत मिलना ज्यादा जरूरी है। मेरी बला से उसके साथ कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब उसे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हम क्यों उसका ख्याल करें? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक बार मुझे मिल जाए ताकि मैं खुद उसको मार सकूं। वो गुस्से से कहकर वहां से जा चुका था, जबकि मुतसिम अब वहां पर बैठी औरत को देख रहा था जो हिचकियों समेत रो रहे थे। हाला जानी, आप समझाइएगा उबैद को, ईशा मिल भी जाए तो उसके साथ कुछ गलत ना करे। एक गलती उसने की है, दूसरी वो ना करे। मुतसिम ने उनके साथ बैठकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती मुतसिम। उसके लिए जितना लड़ सकती थी ना लड़ी, उससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है। जिन माँ बाप की बेटियां इस तरह उन्हें रसवा करती हैं ना, वो माँ बाप कुछ कहने के लायक नहीं रहते। उनके आंसू साफ करके मुतसिम उन्हें उनके कमरे में लेकर चला गया था और उन्हें पानी पिलाकर बेड पर लटा दिया। जब तक वो सो न गई तब तक वहीं पर बैठा रहा था। उनके घर से आने के बाद भी वो इन्हीं सोचों में गुम रहा था। वो जानता था ईश्वर उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन वो इस तरह का कोई कदम उठाएगी ये उससे नहीं पता था। घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो खुश था, बेहद खुश, लेकिन साथ में वो ईश्वर को भी ढूंढ रहा था। और बहुत जल्द उसे यह बात मालूम हो चुकी थी कि वो कहाँ थी और उसके घर पर नहीं गया था। बस उसका फोन नंबर हासिल करके उसे बात की थी, जिसमें उसने यही बताया था कि वो बहुत खुश है। उसके अलावा उसके घर में काम करती मुलाजमा को पैसे देकर मुतसिम ने चंद दिन तक उसकी खबरें मालूम की थी। मुलाजमा ने भी उसकी सारी रूटीन बता दी, जिससे उसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अपने घर में खुश है। सबसे बढ़कर उसका शोहर उसका बहुत ख्याल रखता था। मुतसिम ने यह बात सिर्फ अपने खाला जाना को बताई थी कि उनकी बेटी कहाँ है, कैसी है, ताकि बेटी की फिक्र में वो जो हर वक्त गमज़दा रहती थी वो तो ठीक हो जाए। लेकिन उसके भाई को उसने कुछ नहीं बताया था, ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। मुतसिम जानता था अगर वो मिल जाती तो उसके भाई उसे जान से मार देते। तो फिर उन्हें बताकर क्या करना था? वो अपनी जिंदगी में खुश थी तो वो भी मुतमिन हो चुका था। माहिम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। इस वक्त अन्ना, इहाब और माहिम लॉन्च में बैठे हुए थे जब आहान ने दूर से चलाते हुए माहिम को मुहातब किया और अपनी लाई हुई चीजें उसके करीब रख दी। माहिम ने इन चीजों को देखा। वो फ्रूट्स और खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें थी। ये क्यों लाए हो आहान? अरे, तुम्हारी शहर लाला से शादी हो रही है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। ये तो तोहफा है तुम्हारे लिए और मुझे फख्र है तुम पर। हर शहर लाला के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम ये काम करने वाली हो। बस करो, पहले इतनी मुश्किल से मैंने उसका ध्यान बटाया था और तुम फिर उसे वहीं पर लेकर जा रही हो। एहाब ने आहान का रखा हुआ सामान उठाया और खुद खाने लगा। बस करो तुम दोनों। इन दोनों की बातें सुनकर ऐना को ही उन्हें टोकना पड़ा। इतना प्यारा बच्चा है मेरा, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो, कुछ कहता भी नहीं है वो। बिल्कुल ऐना आंटी, वो नहीं कहते कुछ, वो कहने की क्या जरूरत है, घूरते ही ऐसे कि बंदे की बोलती बंद हो जाए। हाँ, मैंने माहिम को बेस्ट ऑफ लक का कार्ड भी दे दिया। बहुत अच्छा किया। आहान ने उसे शाबाशी दी। मुंह बंद रखो तुम दोनों, और ये मेरे लिए लाया है, दो वापस। और खुद तुम मेरा काम नहीं करती हो, मेरी चीजें लेने बैठ जाती हो। माहिम ने उसके हाथ से वो सामान खींचा और वो जो सेब वहां पर रखा बैठा खा रहा था वो भी लेकर अपने कमरे में चले गए। मामा, माहिम मेरा सेब ले गई है, मुझे तो इस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें आधा सेब भी कैसे खाने दिया? ऐना के कहने पर उसने आहान की तरफ देखा। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? आहान, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जिस दिन तुम्हें यह याद रहेगा ना कि इहाब कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उस दिन तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगा। उसके कहने पर वह मुंह बनाकर वहां से उठकर चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा ने इन दोनों को अंदर बुलाकर वहां पर मुझे तो चारपाई पर बिठाया।
काफी देर खामोशी रही जिसे मुतसिम की आवाज ने तोड़ा, जबकि जरियाम हैरत से अपने बड़े बाबा को देख रहा था। वो सामने खड़ी उस औरत को जानता था। इसका अंदाजा तो उसे हो चुका था, लेकिन कैसे जानता था? तुम्हें अंदाजा भी है हाला जानी तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती थी? उसे कुछ न कहने पर मुतसिम ने फिर से कहा, कोई भी बात कहकर मेरे पछतावे को मजीद मत बढ़ाना मुतसिम। ईशा की नजर जरियाम पर पड़ी। घनी दाढ़ी मूछों वाला वह खूब मुर्द अपनी नजरें झुकाए बैठा था। कमीज शलवार और कांधों पर मर्दाना शाह डाले वो दूसरा आलम शाह लग रहा था। क्या ये आलम शाह का बेटा है? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। जरियाम ने नजर उठाकर उस औरत को देखा। सामने रंगत और जुड़ियों सदा चेहरा, नम आंखें और जगह जगह से पेमत लगे हुए पुराने कपड़े। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने शोहर के साथ ही ना, और तुम तो बहुत खुश थी। हाँ मैं बहुत खुश थी, लेकिन सिर्फ अपने शोहर की वजह से। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी कबूल नहीं किया। वो मुझे सिर्फ इम्तियाज की वजह से बर्दाश्त करते थे। वो भी मुझसे कभी खुश नहीं हुए। जब मैंने एक बेटा पैदा किया, मैं इम्तियाज से उनकी शिकायत करती, जिस पर वो कह देता कि एक घर से भागी हुई लड़की को हर कोई नहीं अपनाता। उसकी बात हमेशा मेरा दिल दुखाती, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि वो ठीक कहता था। मुझे तो सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं वहां से भाग कर आई थी, और वो मुझे मिल ही रही थी। लेकिन फिर जिंदगी बदल गई। शादी के 12 साल बाद जब मैं दोबारा माँ बनने वाली थी, तब रोड एक्सीडेंट में इम्तियाज हमें छोड़ गए थे। मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मुझे किसी अपने की जरूरत थी, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं था। फिर मेरी बेटी पैदा हुई, और मेरी बेटी का सुनते ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल चुके थे। उन्हें इस चंद घंटों की बच्ची का ख्याल भी नहीं रहा था। यही सोच लेते कि मैं उनके बेटे की बीवी थी। उन्होंने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया, ये कहकर कि उनके बेटे की निशानी है और उनके साथ रहेगा। उसका चेहरा आंसू से भीग चुका था। मैं अपनी औलाद के लिए लड़ भी नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास कोई ताकत, कोई अपना नहीं था। मैंने बहुत सोचा कि अपने घर चली जाऊं, लेकिन जानती थी मेरे वो भाई खियारत के नाम पर मुझे मार देते। मैं मर भी जाती, लेकिन इस वक्त मैं अकेली थी। मेरे पास अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी बेटी थी, एक नन्ही जान। काश तुम कुछ दिन सब्र कर लेती। मैं खुद इस रिश्ते को खत्म करने वाला था। तुम तो कहती तो मैं तुम्हारी शादी वहां करवा देता जहां तुम चाहती थे। उसके खामोश होते ही मुतसिम ने कहा, मुतसिम पुरानी बातें मत करो, अब कुछ बदल नहीं सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन तुम मेरे घर तो चल सकती हो ना। अपना जरूरी सामान ले लो, तुम अभी हमारे साथ हवेली चल रही हो। अपनी जगह से उठकर उसने जैसे हतमी फैसला सुनाया। मुतसिम कोई बहस नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ मैं, तुम्हारी बीमारी के बारे में, और ये भी कि तुम्हारी बेटी क्या काम करती है। उसकी बात सुनते ही ईशा ने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाया। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है ईशल, हवेली चलो, वहां सब तुम्हारे अपने हैं। वहां तुम्हारी बेटी भी महफूज रहेगी और तुम्हारा भी अच्छे से इलाज हो जाएगा। तुम यहाँ तक कैसे आए मुतसिम? ईशा के कहने पर उसने जरियाम की तरफ देखा। बाद में बताऊंगा। तुम्हारी बेटी कहाँ है? क्या नाम है उसका? हुरैब। जरियाम के लबों से बेसाता फिसला। ये पहला लफ्ज था जो उसने वहां पर कहा था। जबकि उसके कहने पर ईशा ने हैरत को देखा, लेकिन उससे पहले वह कुछ पूछती। लोहे का दरवाजा खुला और बूढ़े रंग के ढीले से कमीज शलवार में मलबूस वो लड़की अंदर दाखिल हुई। मुतसिम ने गौर से उसको देखा। उस लड़की के चेहरे और कपड़ों पर जगह जगह मट्टी लगी हुई थी, जैसे वो कहीं गिरी हो। उसके बाल भी ऐसे लग रहे थे जैसे उसने कितने दिन से सर नहीं धोया हो। लेकिन मुतसिम ने यह मानने में देर नहीं की थी कि वो लड़की वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसी हालत में भी वो बेहद प्यारी लगे थे। लड़की तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है जरियाम। उसने जरियाम के कान में सरगोशी के बदले में उसने भी मुतसिम के कान में कहा, जब जबान खोलेगी ना तब पता चलेगा कितनी प्यारी है। मुतसिम ने सवालिया नज़र से ईशा की तरफ देखा। क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। ये लोग कौन है अम्मा? कमीज के जेब में हाथ डाले वो मुतसिम को ऊपर से नीचे तक देखी थी, जब निगाह उसके पीछे खड़े जरियाम पर पड़ी। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? अपन को तू नहीं चाहिए तेरी मदद, शराफत से चला जा। अपन को नहीं चाहिए तेरी मदद, शराफत से चला जा। उसने जरियाम की तरफ उंगली करते हुए कहा। अब बताएं बड़े बाबा कितनी प्यारी है? जरियाम ने हल्के से उनके कान में सरगोशी की, जिस पर मुतसिम ने घूरकर उसको देखा। हुरैब तमीज से बात करो, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ईशा की बात पर हुरैब ने कहका लगाया, जिसे ईशा ने कोई लतीफा सुनाया। जबकि जरियाम पास गौर से उसको देख रहा था। वह हंसते हुए और ज्यादा प्यारे लग रहे थे। ईशा की गुड़ी पर भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, जबकि उसे मसलसल हंसा देकर ईशा को मुतसिम और जरियाम के सामने बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। हुरैब हंसना बंद करो। अम्मा तुम मजाक कर रही है ना? हमारा कौन सा रिश्तेदार आ गया? हम दोनों ही एक दूसरे के सारे रिश्तेदार हैं, तो अपन की और अपन तेरी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मैं ईशर की हाला का बेटा हूँ, तुम्हारा मामू, जो तुम दोनों को यहाँ से लेने आया है।
मुतसिम ने नरम लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपन का कोई मामू नहीं है, और अगर तू है भी तो अपन को कोई मामू नहीं चाहिए। उसके बात करने का लहजा ऐसा ही था, लेकिन आज से पहले उसके अंदाज पर ईशा को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होती। अपने भाइयों के डर से उस कोने में आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई उसे हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पर होगी ये वो तसव्वुर भी नहीं करते होंगे। पहले वो खुद ही नौकरी करती थी, बुर्का ओढ़ कर जाती थी, अगर कोई जानने वाला मिल जाता तो इस नौकरी को छोड़ देते। लेकिन जब से उसकी तबीयत खराब होती तब से हुरैब ने उसे घर में ही बिठा दिया था, वो उसे कोई काम नहीं करने देते थे। घर में जो कुछ भी आता था वो उसकी चोरी से आता था। ईशा को उसका ये काम पसंद नहीं था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई काम करती, लेकिन हुरैब को इस काम से रोकना वो अपना फर्ज समझती थी। ईशा उसके सामने इस तरह बात करती थी जिस तरह वो अपने घर में करती थी, लेकिन हुरैब बचपन से ज्यादातर बाहर ही रही थी। वो गली के बच्चों के साथ खेलती थी, इसलिए जो उनकी जुबान थी वही वो भी सीखती चली गई। लड़की तमीज से बात करो। अपने लिए तो उसने हुरैब का यह लहदा बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मुतसिम के लिए उसका वही अंदाज जरियाम को गुस्सा दिला रहा था। अपन के घर में खड़ी होकर अपन को तमीज सिखा रहा है। हुरैब, बात सुनो मेरी। मुतसिम हमें यहाँ से ले जाने के लिए आया है और हम यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे तो उसे तो वैसे भी सहारे की जरूरत थी, जो कि मुतसिम की सूरत में उसको मिल रहा था, तो वो क्यों पीछे हटती। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, पर परवाह थी तो अपनी बेटी की। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, ज्यादा से ज्यादा चंद माह होंगे, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बेटी तो बेआसरा नहीं रहेगी ना। उनके पास तो कोई ऐसा होगा ना जो उसका ख्याल रखने वाला होगा। उसे पता था शाहबेर में उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखा जाएगा, वहां तो मुलाजमाओं की तकलीफ पर भी महरम रखा जाता था। ये तो फिर उनकी अपनी थे। अम्मा, तू पागल हो गया, अपन कहीं नहीं जा रही और तू निकाल इन लोगों को यहाँ से। उसके कहने पर ईशा ने अपने सामने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मान जाओ हुरैब, मेरी खातर। उसने बेबसी से अपनी माँ को देखा। एक उसकी माँ ही तो थी, जो उसकी कमजोरी, उसकी मोहब्बत थी, जिसकी आदत वो कुछ भी कर सकती थी। क्या करना है अपन को? तुम दोनों मेरे साथ हवेली चलोगी, मैं तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाऊंगा, और मेरा वादा है तुमसे कि वहां तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुतसिम के कहने पर उसने मुंह बनाकर अपनी माँ को देखा। चल लेते हैं, देख लेंगे तेरे ये रिश्तेदार कितने दिन अपने घर में रखते हैं। उसके बाद अनसुनी की मुतसिम ने जरियाम की तरफ देखा। उसे गाड़ी के पास लेकर जाओ जरियाम। जरियाम ने गहरा सांस लेकर अपने बड़े बाबा की तरफ देखा। वो तो बस हुरैब की मदद करना चाहता था, ये थोड़ी कहा था कि इस तोहफे को उठाकर गाड़ी ले चलो। जरियाम, लेकर चलो। उसको दोबारा कहने पर जरियाम उस घर से बाहर निकल गया, जबकि उसके निकलते ही हुरैब भी अपनी कमीज की जेब में हाथ डालती हुई बाहर निकल गई। अपना जरूरी सामान ले लो ईशर। हुरैब के बाहर निकलते ही उसने ईशर की तरफ देखते हुए कहा। तेज से कदम उठाती वो जरियाम के साथ ही चल रही थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर जरियाम ने अपने लिए फ्रंट डोर खोला, जबकि हुरैब बैक डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे। क्या कबाड़ है, उसने गुस्से से उसकी गाड़ी को घूरा। जब तेज सलून की खुशबू उसके नाक से टकराई, उसने हल्का सा चेहरा मोड़कर देखा। उसके पीछे जरियाम खड़ा था। मैं खोल दूं? उसके कहने पर उसे 2 कदम दूर हुई थी, जिसके बाद जरियाम ने बैक डोर खोला और उसके साथ बैठने पर दोबारा बंद कर दिया और खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही मुतसिम और ईशा भी वहां पर आ चुके थे। अम्मा, देख तो कितनी नरम जगह है। ईशा के बैठे हुरैब ने कहा। उसका इशारा कार की सीट की तरफ था जिस पर वो बैठी हुई थी। चुप करो, ईशा ने उसे घूरते हुए कहा। हुरैब पहली बार किसी कार में बैठी थी, इसलिए इश्तियाक से हर तरफ से जायजा ले रहे थे। ओए, इसमें एसी भी है। उसने आगे होकर पहले मुतसिम और फिर जरियाम को देखा और अपना हाथ एसी के सामने कर दिया। ठंडी हवाएं उसके हाथ को छूने लगी, जबकि उसे ऐसा करता देखकर ईशा ने उसे पीछे की तरफ खींचा, जिस पर मुंह बनाती वो टेक लगाकर बैठ गई। एसी क्या होता है ये उसे पता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था, और मुख्तलिफ जगहों पर इस चीज को देखकर उसे मालूम था कि ये क्या होता है। उसकी माँ ने उससे बताई तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन याद उसे सिर्फ कुछ चीजें ही थी। कुछ देर वह खामोशी से बैठी रही, लेकिन फिर दोबारा आगे होकर मुतसिम की तरफ देखा। मामू, इसमें गाने बजती हैं। उसके अचानक करीब आने से मुतसिम एक लम्हे के लिए घबराया था, लेकिन फिर नॉर्मल होकर अपना सर हाँ में हिला दिया। हुरैब, पीछे होकर बैठो। ईशा ने उसे फिर से पीछे किया। क्या अम्मा, उसने ही तो बुलाया था ना। इसने ही तो बोला था कि मामू है तो मामू ही बोलूंगी ना। हाँ बिल्कुल, तुम मुझे मामू बोलना, और इसमें गाने हैं, मैं लगा देता हूँ। मुतसिम ने प्लेयर ऑन किया। ये गाड़ी जरियाम की थी तो गाने भी उसी के पसंद के थे। उसे इंग्लिश सॉन्ग पसंद थे और वो सुनता था, तो इस वक्त भी घर में इंग्लिश सॉन्ग ही चल रहा था।
You are the light, you are the night, you are the color of my blood, you are the cure over the pain. ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے عجیب سا منہ بنایا. یہ ایک انگلش سانگ ہے اور میری گاڑی میں تمہیں ایسے سانگس ملیں گے. زریام نے پلیئر آف کر دیا. یہ بھی بلا کوئی گانا ہوتا ہے؟ اچھا تو تمہیں کون سا گانے پسند ہے؟ متسم نے دلچسپی سے پوچھا. مچھلی پلاؤں کھلاؤں تجھے سندھ دریا کے کنارے. حریف نے اپنا پسندیدہ گانا باقاعدہ گاتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسکراتے ہوئے متسم نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا. اپنے موبائل پر عالم کی کال دیکھ کر اس نے فوراً پکا کے تمیز سے سلام کیا. السلام علیکم بابا سائیں. وعلیکم السلام بیٹا سائیں. کہاں غائب رہتی ہو تم آج کل؟ کہیں نہیں بابا سائیں، بس پڑھائی میں ہی لگا رہتا ہوں. اچھا، اینا نے تمہاری ماں کو بتایا کہ تم سارا دن گھر سے غائب رہتی ہو؟ نہیں بابا سائیں، وہ دراصل میں دوست کے گھر پر جاتا ہوں، وہ بھی پڑھائی کی وجہ سے. اس نے جلدی سے وضاحت دی. یہ سچ تھا کہ جتنی محبت وہ عالم سے کرتا تھا تو اس سے ڈرتا بھی اتنا ہی تھا. اچھا حویلی کب آ رہی ہو؟ تمہاری لالا کا نکاح ہونے والا، آ کر تیاری کروا. وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا. لالا تو خود یہاں پر بیٹھے ہیں، کیونکہ ایسا کہنے پر عالم سے بدتمیز قرار دے کر آدھے گھنٹے کا لیکچر دیتا رہتا. بس 2-3 دن میں آ جاؤں گا. چاند ایک مزید بات کر کے عالم فون رکھ چکا تھا، جس پر آہان نے گہرا سانس دیا. حیات بی بی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی چٹیا کھینچ کر شامل کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھے. ان کے گھر کے ماحول میں وہ کافی جلدی ایڈجسٹ ہو چکے تھے. بھروں میں تو اس کی سب سے ملاقات ہو چکی تھی. لڑکوں میں اس کی ملاقات صرف سریام اور شامیر سے ہوتی، جبکہ لڑکیوں میں اس کی ملاقات صرف شہر میں ماہیم سے ہی ہو پائے تھے. متسم انکل نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آگے ایڈمیشن لے لوں. اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی. تم نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ انٹر. اس کے کہنے پر شامین نے افسوس کا اظہار کیا. بس انٹر ہی کیا ہوا ہے؟ کچھ شرم کالو لڑکی، تم سے زیادہ پڑھا لکھا تو میں ہوں. اس کے تاثرات بدلے اور پھر اس نے اپنی ہی بات کی نفی کی. نہیں بلکہ صحیح ہے. کیا کرنا ہے تمہیں مزید پڑھ کر؟ پھر بھی پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، تمہاری مرضی. حیات نے اسے کان قریب لانے کا اشارہ کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کی بات کی تسلی کی کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. انٹر بھی میں نے بہت مشکل سے کیا تھا، لیکن یہ بات انکل کو بتاتے مجھے شرم آ رہی ہے. اس کے کہنے پر شامین نے کہکا لگایا. مجھے بھی پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں بہت فخر سے یہ بات سب کو بتاتا ہوں. لیکن تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں ان سے کہہ دوں گا. وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا، جبکہ اس کے کہنے پر حیات نے بے چینی سے پوچھا. کیا کہیں گے؟ یہی کہ تمہیں پڑھائی نہیں کرنی، تمہیں شادی کرنی ہے. اس نے شرارت سے کہا. آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گے. میں کہوں گا شامیر آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گے. اس نے معصومیت سے شامیر کی طرف دیکھا. ایسے پیار سے بولو گی تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا. اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ اسے یہ بات بتا کر وہ آپ پچھتا رہی تھی کہ کہیں وہ سچ میں متسم سے یہ بات نہ کہہ دے. اس نے کھانا بناتی آئرہ کو پیچھے سے اپنے ہسا میں لیا، جو اس وقت کچن میں اکیلی تھی. عالم چھوڑے، میں کام کر رہی ہوں. آئرہ نے غصے سے اپنے پیچھے کیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا. زریام کہاں ہے؟ متسم لالا کے ساتھ گیا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں. اب چھوڑے، میں کھانا بنا رہی ہوں. جگہ بھائی دیکھ لیا کریں، ہر جگہ شروع ہو جاتی ہیں. آئرہ نے اسے ہپکی سے دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی ہپکی کو نظر انداز کر کے عالم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے. عالم. آئرہ نے اسے گھر کر دیکھا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے دوسرے گال پر اپنے لب رکھ دیے. سب کے سب یہ حرکتیں کر کے میرا دل جلاتے رہتی ہیں. شامل کی آواز سنتے اس نے جلدی سے آئرہ کو چھوڑا. دروازے پر کھڑا وہ اداسی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. کیا چاہیے شامیر؟ اسیم گھر پر نہیں ہے جو یہاں پر آ گئے ہو. اس نے گھورتے ہوئے. عالم کچن سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کے نکلتے شامیر بھی ان کے پیچھے آنے لگا. مجھے شادی کرنی ہے ماموں، لیکن بابا سنگھ کہتے ہیں جب تک کوئی کام دھندا نہیں کرو گے تب تک تمہاری شادی نہیں کروں گا. کیا کرو گے شادی کر کے؟ شادی کرنا مطلب ٹینشن پالنا ہوتا ہے. اچھا خود نے تو لڈو کھا لیا، ہمیں کہہ رہی ہیں کہ مت کھاؤ. اس کے کہنے پر عالم نے تنگ آ کہا. جا کر کھا لے جو کھانا ہے، بس میرا دماغ مت کھا. تو کس کا کھاؤں؟ اپنے باپ کا کھا لے، وہ گھر پر نہیں ہے. تو ماں کا کھا لے. بقول آگے میری ماں کے پاس دماغ ہی نہیں ہے. شامی نے اس کی کہی ہوئی بات دہرائی. غلط تھوڑی کہتا ہوں. عالم کے کہنے پر شامی نے بھی اپنا سارا اسباب ملا دیا. بالکل، یہ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں. آخری ملاقات میں اسیرم نے اس جگہ کا ایڈریس بتایا تھا جہاں پر وہ رہ رہا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر ہی وہاں پر آ جائے گی. وہ خود باہر جا رہا تھا جب وہ دور سے ہی اسے نظر آ گئے. کاندھے پر
अपना चुन्नी बैग डाले उसे देखते हुए भागते हुए उसके करीब आए। उसे यहाँ देखकर उस हिरन को बेहद हैरानी हुई थी। वो बाहर जाने वाला था और ये तो अच्छा था उसके जाने से पहले आ गई, वरना अगर बाद में आती या वो अंदर होता तो गार्ड उसे यहीं से भगा देता और ये खुद उसका ऑर्डर था। उसे लेकर वो अंदर चला गया, लेकिन गुस्सा उस पर बेहद आया था जो यहाँ पर आ गए थे। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसे अंदर लाकर उस हिरन ने पहली बात यही कही थी, तुम। उसने तुम पर जोर देकर जैसे उसे अपनी बात याद दिलाई थी जो कि उस सिरम को आ भी चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने आई थी। अंदाजा है तुम्हें अगर कोई तुम्हें यहाँ पर देख ले तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आप कहते ना कि मैं आपकी दोस्त हूँ और जैसे लोग मेरा यकीन कर लेंगे। उफ, मैं यूनिट से आई हूँ, किसी को बताया भी नहीं है। मुझे वापस जल्दी जाना है, सोचा आपसे मिल लूँ। इतनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची हो, अगर किसी को पता चल गया कि मैं अकेली जगह पर गई हूँ तो डांट अलग पड़ेगी। ऊपर से आप भी मुझे डांट रहे हैं, बजाय इसके कि मुझे कुछ खिलाया पिलाया जाए, मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए। वो फिर से एक ही सांस में बोलना शुरू हो चुके थे। मैं कोई मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। तुम अभी यहाँ से जाओगी और आज के बाद तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगे। मेरे लिए तो मसला बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसने जैसे उसे समझाने की कोशिश की। वो एक सियासतदान था, उसकी एक एक खबर फैल जाती थी और अगर नूर को यहाँ पर कोई देख लेता तो उससे ज्यादा मसला इस लड़की के लिए बनता। वैसे आप यहाँ पर क्यों रहती हैं? मुझे तो लगा था आप किसी बड़े से घर में रहती होंगे। उसने उस सिरम के बाद जैसे सुनी ही ना थी। मुझे छोटे घर पसंद है। अच्छा, मुझे तो बड़े घर पसंद है। उसने अपने हाथों को लंबा करके बताया, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा उठा। अब मुझे जल्दी से कुछ खिला दें ताकि मेहमान नवाजी भी हो जाए और मैं चली भी जाऊं। मुझे 5 मिनट में निकल है। मैंने ड्राइवर अंकल को दूर खड़ा किया था ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं यहाँ से मिलने आई हूँ। मैंने उसे कहा था कि दोस्त के घर जा रही हूँ, उसे कुछ जरूरी काम था। पता है, मैंने इतनी मुश्किल से बहाना सोचा क्योंकि फिर वो मेरी हर तफसील वापस आई को बताते हैं। खुद ही बातें करती हुई वो सोफे पर बैठ गई थी जिस पर वो फकत अपना नफी में सर हिला गया था। उसकी बातें उस सीरम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बन रही थी, जबकि लबों के साथ साथ उस सीरम खान की नीली आंखें भी मुस्कुरा उठी। गाड़ी में ईशा की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। इसी वजह से उन्हें आने में काफी देर हो चुकी थी। हवेली में दाखिल होते ही सब उन्हें लॉन्च में बैठे मिल गए थे, सिवाय सब बड़ों के। और हयात वो अपने कमरे में थे। क्योंकि मुतसिम इन सबको यहाँ आने से पहले सारी तफसील बता चुका था, इसलिए मुतसिम और जरियाम के साथ दो नए चेहरे देखकर उन्हें हैरानी नहीं हुई थी। परी, बुरा तो नहीं मनाऊंगी? उसके बराबर वाले सोफे पर बैठे आलम ने आगे होकर सरगोशियाना अंदाज में कहा, जिस पर परीक्षा ने अचंभे से उसको देखा। मैं क्यों बुरा मानूंगी? क्योंकि मुतसिम के साथ खड़ी बीबी उनकी सबका मंगेतर है। उसने जैसे उसकी नॉलेज में इजाफा किया। जब वो मंगेतर थी, जब मुतसिम ने उन्हें छोड़ दिया था, तो अब भला मुझे क्या टेंशन होगी? वैसे भी अब आप सब बुरे हो चुके हैं, ऐसा कोई चांस बनता नहीं है। उसे जवाब देकर अपनी जगह से उठकर ईशा से मिलने के लिए खड़ी हो गई थी। जब उसने अपने बराबर बैठी हुई आयरा से कहा, सुल ने हमें बुरा क्या गई है, पता है उस दिन भी मैं बाहर गया था तो तुम्हें याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खेतों में खड़ी एक लड़की ने मुझे देख लिया और मेरे डिम्पल पर दिल हार बैठी। तो किसने कहा था सर पर खड़े मुस्कुराते फिरे? मैं तो तुम्हें याद करके मुस्कुरा रहा था। वो तो ये बताना चाह रहा था कि लड़कियां आज भी उस पर फिदा हैं, जबकि आयरा ने इस बात से भी ज्यादा अपनी बात निकाली, जबकि बकौल आलम के उसे कहना चाहिए था, हाँ आलम, आप आज भी बहुत हैंडसम है। कोई जरूरत नहीं है मुझे घर से बाहर याद करने की। अब अगर मुझे याद भी करना हो तो सिर्फ घर में करिएगा। उसे हुक्म देकर वो अपनी जगह से उठ गई थी, जबकि आलम मुंह बसोड़ कर आ गया था जब उसे किसी की हंसी सुनाई दी। उसने चेहरा मोड़कर देखा। उसने चेहरा मुड़कर देखा। थोड़े फासले पर शामी खड़ा था, अपनी पूरी बतीसी की नुमाइश कर रहा था। बेचारे शोहर की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं बताऊंगा शोहर कैसे बनते हैं। अच्छा, बता देना, पहले शादी तो करवाओ। उसके बाप पर आलम गहरा सांस लेकर रह गया। हर बात में वो अपना ही मतलब निकालता था। अम्मा, इतना बड़ा घर है, अपन लोग यहाँ पर रहेंगे? उसने पूरी हवेली को देखते हुए पूछा। ऐसा नहीं था कि उसने कभी बड़े घर नहीं देखे थे, लेकिन सिर्फ बाहर से। ईशा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वहां पर बैठे सब लोग घर वाले अब उनसे मिल रहे थे। बच्चों के अलावा पड़ू में आयरा और प्रीशा उससे पहली बार मिल रही थी। उन्होंने आज तक सिर्फ उसका जिक्र सुना था। जरियाम लाला कहाँ से मिला ये पटाहा? शामी ने जरियाम के कान में करीब आकर सरगोशी की, इस पर जरियाम ने कूदते हुए उसके सर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब देखो फालतू की बात करता है। छोटे होने का नुकसान है, हर कोई बेइज्जती करता रहता है। उसने मुंह पसोड़कर अपना हमेशा वाला जुमला दोहराया। छोटे होने का नहीं, नकम्मे होने का नुकसान है। जरियाम ने उसे असल बात बताया, जिस पर उसने अपना मुंह बिगाकर चेहरा फेर लिया, लेकिन तब भी
नजर अपनी अम्मा साईं पर गई जो ईशा से इस तरह से गले मिल रही थी जैसे मोहब्बत करने वाली पिछड़ी बहनें अब जाकर मिल रही हों। परी उन्हें गेस्ट रूम में छोड़कर आ। मुतसिम के कहने पर अपना सर हिलाती इन दोनों माँ बेटी को लेकर चले गई। अक्सर यहाँ पर किसी न किसी मेहमान आते रहते थे और जो दूर से आते थे वो यहीं रात गुजारते थे, इसलिए उनके लिए वो कमरा हमेशा साफ करवा कर देते जो अब इन दोनों के काम आना था। ईशल और रैब उनका खाना कमरे में दे दिया था। मुतसिम ने कहा था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब मत करना, आराम करने दो, इसलिए वो खाने के बर्तन लेने भी नहीं गए थे। कस्बा, आयरा और प्रीशा ने खाना बाकी सबके साथ खा लिया था, जबकि उसीम और आलम ने उसके इंतजाम में नहीं खाया था। वो तीनों खाना ज्यादातर साथ ही खाते थे। इस वक्त भी डाइनिंग टेबल पर वो 5 अफराद बैठे हुए थे, जिनमें से वो तीनों बातें कर रहे थे। शामिर खाने से ज्यादा उनकी बातें सुनने में मसरूफ था और जरियाम खामोशी से खाना खा रहा था। तुम क्या करोगे मुतसिम? उसके घर वालों को बता दोगे उसके बारे में? आलम के कहने पर उसके हाथ रुके। नहीं आलम, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। मैंने ईशा से कहा था कि वो यहीं पढ़ेगी जहां वो और उसकी बेटी महफूज है, इसलिए उसे यहाँ आने की हामी भरे थे। वो अपने घर नहीं जाना चाहती है। वो तो ठीक है मुतसिम, लेकिन फिर भी एक बार सोचो तो, उसके सगे भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा कर लेंगे लेकिन फिर माफ कर देंगे। वैसे भी ये बात बहुत ही पुरानी हो चुकी है। उसीम ने अपनी राय दी थी, जब तक ईशा नहीं जाएगी मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा और मेरा नहीं ख्याल कि वैसा चाहेगी। वो उसे मार रहेंगे नहीं, लेकिन जिंदगी में भी जीने नहीं देंगे। चाहे बात पुरानी हो, लेकिन वो लोग भूले नहीं हैं। अगर यहाँ वो बेहतर महसूस कर रही है तो उसे यहाँ रखने में क्या मसला है? इतनी बड़ी हवेली में हम 2 अफराद की जगह तो आराम से निकाल सकते हैं। अरे वाह, नई इंटरटेनमेंट आ गई है, उनके खामोशती शामिर ने जोश से कहा, जिस पर उसीम ने उसका गुड़का देखा। खबरदार शामिर, जो तुमने इस लड़की को तंग किया, हर कोई हयात की तरह नहीं होती जो तुम्हारी फजूल हरकतें बर्दाश्त करे। इस लड़की से तो 50 कदम के फासले पर रहना। अरे बाबा साईं, देखें तो वो लड़की कितनी प्यारी थी। मेरी शादी तो उससे ही करवा दे। शामिर, पहले उससे मिलो, बात करो, फिर बताना शादी करनी है या नहीं। जरियाम ने अपना मुफ्त मशवरा दिया, जिसे इन तीनों की तो नहीं, अलबत्ता मुतसिम के समय में जरूर आ गया था, जब ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गए थे। कमरे में मौजूद बुक शेल्फ में से उसने किताब निकाली। उसकी आदत थी, किताब पढ़े बगैर उसे नींद नहीं आती थी। तभी नजर शेल्फ के बराबर बनी हुई खिड़की से नीचे लॉन में खड़े शख्स पर गई, जो हुरैब था। लेकिन वो हुरैब थी, लेकिन मुख्तलिफ हुलिये में। उसने हयात का सूट पहना हुआ था। लाइट ब्लू कलर का सूट पहने वो लॉन में खड़ी वहां का ही हिस्सा लगे थे। उसके बाल खुले हुए थे। उसका निखरा निखरा वजूद देखकर ही लग रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आई है। जरियाम ने पहली बार उसके खुले बाल देखे थे। वो इतने घने नहीं थे, लेकिन बेहद प्यार थे, काफी सिल्की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी माँ के बाल थे। किताब वापस रखकर अपनी जेबों में हाथ डालकर नीचे लॉन में चला गया। इस वक्त वो आम से ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस था। उसका नाइट सूट था। कहते हैं रात के पैर को भी खुले बालों समेत ऐसी जगह पर नहीं आते जिन आशिक हो जाते हैं। जरियाम ने उस कुछ फासले पर खड़े होकर कहा। वो उस वक्त एक फूल पर झुकी उसकी खुशबू सूंघ रहे थे। यकीनन उसे वो खुशबू अच्छी लगी थी, यहाँ पे फूल अच्छा लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर हुरैब ने मुड़कर देखा। छोटी सी नाक, सुरख गाल और सुरख लब। समझ नहीं आता था कि उसे खूबसूरत कहा जाता या बेहद खूबसूरत, या हसीन, या फिर बेहद हसीन। वह ऐसी खूबसूरती पर तो जिन आशिक ही हो सकता है। ये अल्फाज बेहतर उसके लबों से निकले थे, जिस पर वह खुद ही शर्मिंदा होगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज कम थी, जिसे शुक्र था उसने नहीं सुना। क्या बड़बड़ कर रहा है? उसके कहने पर जरियाम ने अफसोस से अपना सर नफी में हिलाया। अगर वो खामोश रहे तो कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? फूल देख रही थी, तेरे को क्या है? हुरैब, अंदर जाओ, जो देखना है सुबह देखना, अभी रात हो रही है। क्यों जाए अपन? मामू ने बोला था ये तुम्हारा घर है, जो मर्जी करना, और तू अभी से अपन पर पाबंदी लगा रहा है। हुरैब ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसको घूरा, जिस पर जरियाम पुर सोच कर रह गया था कि इस लड़के का दिमाग ये सब कैसे सोच लेता है। अपनी अम्मी के पास जाओ, तुम्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पता है ना गाड़ी में उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। सीधे बोल, तू नहीं चाहता अपन तेरे बागीचे में घुसे? अपन घुसना अपन को तो रख अपना बगीचा, नहीं घुसना अपन को, तू रख अपना बगीचा। गुस्से से कहती वह वहां से जा चुकी थी, जबकि उसकी बातों को सोचकर वो कितनी देर तक वहीं पर खड़ा मुस्कुराता रहा था। वो अजीब थी, बेहद अजीब थी, या शायद उसे लगी थी सबसे अलग। उसमें कोई भी बनावट न थी, और यही बात तो जरियाम शाह को हुरैब मुमताज की तरफ खींचती थी। हाँ भाई असद, तो क्या हाल है तुम्हारा? यकीनन तुम्हारी बीवी ने तुमसे बात तो कर ही ली होगी ना? अपना बारी बरखा मौजूद लेकर सोफे पर बैठते हुए असद साहब से गोया हुई। आपा,
زیاد ہمارا اپنا بچہ ہے لیکن اس کا اور عزا کا کوئی بھی جو نہیں ہے. انہوں نے تحمل سے سامنے بیٹھی رضوانہ آپا سے کہا جو ان کا جواب سنتے ہی بڑک اٹھے. کیوں جوڑ نہیں ہے؟ صاف صاف کہو نا کہ تم یہ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے. جی بالکل, مجھے یہ رشتہ نہیں جوڑنا. زید کیسا ہے یہ آپ ہی جانتی ہے اور میں بھی, اس کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے. کماتا وہ کچھ ہے نہیں ہے, بس باپ کی پینشن کے انتظام میں بیٹھا رہتا ہے. میاں میں یہاں تم سے اپنے بیٹے کی تعریفیں سننے نہیں آئی, میں تو اس لیے آ گئی کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی. میرے اپنے بھائی کی بیٹی ہے, بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ نچاتے ہوئے چلا کر کہا. مت کریں بلائی آپا, مہربانی ہوگی آپ کی. نہیں کرتی. بتاؤ بلا کیا زمانہ ہے, میرے بچے بھی بس یہی نہ کہ کماتا نہیں ہے, وہ بھی کوشش تو کرتا ہے. لیکن تمہیں رشتہ نہیں کرنا تو مت کرو, ڈھونڈتے رہنا غیروں میں رشتہ, اور جب بیٹی کا نصیب پھوٹے تو میرے پاس آنسو بہانے مت آنا. غصے سے کہتی وہ صوفے سے اٹھی. اللہ نہ کرے آپا, کیسی باتیں کر رہی ہیں. اسد صاحب نے اپنے لہجے کو دھیما رکھ کر کہا تھا, جبکہ ان کی بات سن کر غصے سے بہت آیا تھا. ہاں بھائی, اب ہماری باتیں بھی بری لگیں گی نا. بس نہیں کروں گی میں یہاں کبھی, بس نہیں آؤں گی میں یہاں پر کبھی. اسد صاحب اور نویتا بیگم کے روکنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے جا چکے تھے, جبکہ اپنے کمرے میں موجود یہ سارا تماشا سنتے دیتی عزا منہ بنا کر بیڈ پر لٹ گئی. اللہ تعالیٰ پلیز پھوپھو اس بار اپنی بات پر قائم رہے. آنکھیں بند کر کے وہ دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی. اس کی اکلوتی پھوپھو بالکل ڈراموں والی پھوپھو کی طرح تھی, جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر روٹھ جاتی تھی اور گھر دوبارہ لانے کی دھمکی دے کر اپنا باری بھرکم وجود سمیٹ کر چلی جاتی, لیکن پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ یہیں پر موجود ہوتے تھے. ناشتہ کرتے زریم کی نظر سامنے سے آتی ہوئی راپا پڑی, جس نے رات والا سوٹ ہی پہنا ہوا تھا, البتہ بالو کو اب جوڑے کی شکل میں باندھا ہوا تھا. آ جاؤ حریپ بیٹھو. اس کے قریب آتی متسم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. کرسی کھینچ کے وہ زریم کے سامنے والی جگہ پر بیٹھ گئی, جبکہ نظریں ٹیبل پر رکھے ہوئے الگ الگ قسم کے ناشتے پر تھی. شاید زندگی میں اس کا یہ پہلا ناشتہ تھا جہاں اسے ایک ہی وقت میں اتنی ساری چیزیں مل رہی تھی. حریپ کیا کھاؤ گی؟ آیا نے اس کی پلیٹ دے کر پوچھا, جو ابھی تک خالی پڑ تھی. کچھ بھی, اس نے منمناتے ہوئے کہا, جبکہ زریم اپنا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ روک کر اسے دیکھ رہا تھا. اس کے سامنے تو بڑا چلا چلا کر اپن اپن کرتی تھی, اور اب تو جیسے آواز ہی غائب ہو گئی تھی. شاید یہ نئے ماحول کا اثر تھا جو اس کے لیے بالکل نیا تھا. حیات یہاں آرام سے ایڈجسٹ ہو گئی تھی, لیکن اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا کافی مشکل رہے گا, اور یہ بات سب بھی جانتے تھے. اس لیے جتنا ہو سکے اسے اتنا آرام دہ ماحول دینے کی کوشش کرتے. زریم مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا, جب سامنے رکھے ناشتے سے بھرپور انصاف کرتی, جبکہ اپنا ناشتہ کرتا متسم گہری نظر سے زریم کو دیکھ رہا تھا. آج تو بڑی لگ رہی ہو. اپنی جگہ بیٹھتے مشال کی آواز سنتے اس کے کان میں پڑتی, جسے سن کر چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. پھوپھو ناراض ہو گئی ہے نا, اب 2-3 ہفتوں تک گھر نہیں آئیں گے. اس نے اپنی خوشی ان کے ساتھ شیئر کی. بری بات عائزہ, وہ پھوپھو ہیں تمہاری, تم ہمیشہ ان کے ایسے کیوں کہتی ہو؟ تم تو جیسے میری پھوپھو کو جانتی نہیں ہو نا. خیر, اب انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنے بیٹے زید کا رشتہ لے کر آئی تھی وہ میرے لیے. ہیں اس زید کا؟ اس کا منہ پورا کھل چکا تھا. اپنی پھوپھو اور اس کے گھر کے ہر فرد کی عزا نے اسے پوری تفصیل بتائی تھی, اس لیے وہ بخوبی جانتی تھی زید کیسا ہے. ہاں, بابا جانی نے انکار کر دیا, اس لیے وہ ناراض ہو کر چلی گئی. ویسے عزا, تو اپنی پھوپھو سے پوچھو نا کہ وہ کیا کھاتی ہیں, اپنا تھوڑا سا موٹاپا ہی تمہیں دے دیں. قسم سے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انکل آنٹی تمہیں کچھ کھلاتے نہیں ہیں. مشا کے کہنے پر اس نے زور سے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا, جس سے وہ اس سے کافی کوئی فرق نہ پڑا تھا. ہاں, تم مجھے تو روز کسی گھر چھوڑتے ہو, مجھے پہلی بار چھوڑ رہی ہو, اس میں بھی اتنی باتیں سنا رہی ہو. سن نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے آہان اور شانزے کو گھورتے ہوئے کہا. شانزے کو اکثر وہی گھر چھوڑتا تھا, جبکہ سنا کا ڈرائیور اسے لینے آتا تھا, جو آج نہیں آتا. اس لیے اس نے آہان کو گھر چھوڑنے کا کہہ دیا, جس میں پہلے تو اس نے باتیں سنائی اور پھر جا کر راضی ہوا. اب ایسی بات بھی نہیں ہے سنا, یہ مجھے روز گھر نہیں چھوڑتا ہے. شانزے نے اس کی غلطی درست کری. ہاں, روز نہیں چھوڑتا, بس ہفتے میں 4 دن چھوڑتا ہے. چھٹی کے بعد نکال دو, چھٹی کے دن نکال دو تو باقی 2 دن شانزے ہو جاتی ہے. آہان کے پین پر سنا کی ہنسی چھوٹی ہے. ہاں, تو تم اپنی خوشی لے کر جاتی ہو نا, میں تمہیں تھوڑی کہتی ہوں. اسے منہ بکا کر کہا. تو میں نے کب انکار کیا؟ اب اپنا منہ خراب مت کرنا. ویسے بھی آج میں گاؤں چلا جاؤں گا, چند دنوں تک ملاقات بھی نہیں ہوگی, اس لیے ابھی میرے ساتھ جتنا ٹائم گزارنا ہے گزار لو. تم گاؤں کیوں جا رہی ہو آہان؟ یہ سوال سنا نے پوچھا تھا, جس کا جواب شانزے نے دیا, کیونکہ آہان کے بھائی کا نکاح ہونے والا ہے اور اس شخص نے ہمیں انوائٹ بھی نہیں کیا. بھائی کی شادی میں آ کر کیا کرو گی؟ میری شادی میں آنا. ہاں, تمہاری شادی میں تو ہفتہ پہلے ہی تمہاری حویلی آ جاؤں گی اور خوب ڈانس بھی کروں گی.
اس کی بات سن کر وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ دیکھیے اسیرم خان، ویسے تو میرا آپ سے بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری ہے کیونکہ میں آپ سے دوستی کر چکی ہوں اور جو مجھے نبھانی تو پڑے گی نا۔ اس وقت وہ فون کان سے لگائے اس سرم سے بات کر دی، اس کا فون نمبر بھی وہ جب بھی لائی تھی جب اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں آ کے گھر آئی تھی اور آپ نے مجھے صرف ایک گلاس جوس پلا کر گھر بھجوا دیا۔ ایسا کوئی کرتا ہے اپنے مہمان کے ساتھ؟ جیسے تم تو سمجھی نہیں تھی نا میں نے تمہیں کیوں بھیجا۔ اس کی بات وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اس بات پر بحث اسے فضول لگی۔ خیر چھوڑیں اس بات کو۔ آپ کو پتا ہے میں نے اپنی کلاس میں سب کو بتایا کہ میں آپ سے ملی تھی، لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے نا تو میں آپ کے ساتھ پکچر کلک کروں گی تاکہ ان سب کو دکھا سکوں۔ اور انہیں دکھا کے تم کیا کرو گے؟ ارے بھائی انہیں بھی تو پتا چلنا چاہیے نا کہ میں اس سیرم خان سے ملی ہوں، لیکن ابھی تو فی الحال تو میں جا رہی ہوں گاؤں۔ اچھا پوچھے نا کیوں جا رہی ہوں؟ اس کے پاس سے کوئی رسپانس نہ پا کر اس نے خود ہی کہہ دیا، جس پر مسکراتے ہوئے اس نے پوچھ لیا کیوں جا رہی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں جا رہی ہے، اس کے بھائی کا نگاہ تھا جس کا انویٹیشن بھی اسے متسم کی طرف سے مل چکا تھا، کیونکہ سحر لالا کا نکاح ہے مہیم کے ساتھ۔ مہیم نا ہماری کزن ہے اور بہت ہی پیاری ہے، اس لیے میں گاؤں جا رہی ہوں اور آپ کو بھی انوائٹ کر رہی ہوں۔ آپ کو آنا ہے؟ اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ بالکل، تم نے انوائٹ کیا ہے، اب تو آنا پڑے گئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا، اتنا کام رہتا ہے میرا۔ وہ فون رکھ چکی تھی لیکن اسیرم کتنی دیر تک اس فون کو اپنے ہاتھ میں پکڑے دیکھتا رہا۔ تو اس کی تنہا زندگی میں بھی کوئی آ ہی گیا تھا، ایک دور جو اسے ناراض ہوتا، شکوہ کرتا، اس کی پرواہ کرتا۔ اسیرم نور کے لیے کیا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن اسیرم خان نور شاہ کا نام اس سب میں ڈال چکا تھا جس کے لیے خاص تھے، کیونکہ اب وہ بھی اس کے لیے خاص ہو چکے تھے۔ اپنی نظروں کا لگام ڈالو زریام شاہ، متسم کے جملے پر زریام نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں نماز پڑھ کر واپس حویلی کی طرف جا رہے تھے جب متسم کے جملے نے اسے کے قدم روکے۔ کیا مطلب بابا؟ کیا مطلب بڑے بابا؟ مطلب صاف ہے، جس طرح تم حراب کو گھور رہے تھے نا، اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو کیا مطلب نکالتا؟ میں گھور تو نہیں رہا تھا، سر کھجا کر اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تمہاری نظریں مجھ سے کیا کہتی ہیں؟ میں تو ایسے بس دیکھ رہا تھا، پسند کرتے تم اسے؟ چند پل رو کر اس نے میرا سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اچھا چاہتی ہے جلد سے جلد حراب کے لیے کوئی رشتہ دے کر اس کی شادی کر دی جائے، بھلے یہی گاؤں میں ہو۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو مجھے بتانا، ویسے بھی اتنی پیاری ہے حراب، میرا نہیں خیال کوئی اس کے لیے انکار کرے گا۔ اس اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے کہا، لیکن سیام کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر لگ رہا تھا یہ کام وہ زیادہ دیر تک نکال نہیں سکے گا۔ اس کے تیز قدم اٹھاتا اس آگے بڑھ گیا، جبکہ زریام تو بس وہاں پر کھڑا اس کی کئی باتیں سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی میں حراب کے لیے رشتہ آ جائے گا اور پھر اس کی شادی بھی ہو جائے گی؟ متسم کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے کس کیفیت میں مبتلا کر کے جا چکا تھا۔ آج اس کا دن ضرورت سے زیادہ اچھا چلا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، پاپا موجود ساحر کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اب پتا چلا کیوں اچھا گزرا؟ صبح سے ساحر کی شکل جو نہیں دیکھی تھی، سوچتے وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگے جب ساحر نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیوں کر رہے تھے؟ اس نے ساحر کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی، اس کی جدوجہد کو دیکھ کر وہ چھوڑ چکا تھا، لیکن اس کے چھوڑنے پر وہ باقی نہیں تھی، کیونکہ ساحر شہر سے دور وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، وہ ہمیشہ اسے پکڑ لیتا تھا۔ گاؤں جا رہا ہوں میں آج۔ اچھی بات، میرا مطلب ہے مجھے پتا ہے۔ اسے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا۔ یقیناً جتنا بھاگنا ہے اتنا بھاگ چکی ہو، تو اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی مہیم، بہت جلد تم مکمل طور پر صرف میری ہو جاؤ گی۔ چند انچ کا فاصلہ مٹا کر اس کے قریب ہوا تھا۔ ساحر بھائی دور رہ کر بات کرے۔ مہیم دوبارہ اسے چند قدم کے دور ہوئی تھی، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ خود کو مضبوط کر لو، میری شدتیں سہنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے مہیم کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ اس کی سرگوشی پر وہ کام کرے گی۔ ساحل نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور گہری سانس نظروں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظر لان میں کھڑی ہوئی حراب پر پڑی، جو کہ کرسی کے اوپر سٹول رکھ کر درخت سے پھل توڑنے کی کوشش کر تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسے حراب کے قریب جا کر کہا، جبکہ وہ اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ آواز سن کر مڑی، جس کے بعد سٹول ان بیلنس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، زریام نے اپنے مضبوط بازو میں قید کر چکا تھا۔ شکریہ، تو نے اپنے کو گرنے سے بچا لیا۔ اس نے شکر بڑا سانس لیا۔ زریام نے اس کے سفید پاؤں سبز گال پر رکھتے ہوئے گہری نظر سے اسے دیکھا۔
कोशिश करूंगा तुम्हें कभी गिरने ना दूं। क्या कार्य थे? अपन को अमरूद खाना था, बस वही तोड़े थे। तो इतनी ऊंचाई पर जाने की क्या जरूरत थी? नीचे वाला उतार लेती। नहीं ना, वो जो ऊपर लटक रहा है ना, उस ऊपर की तरफ मौजूद अमरूद पर इशारा किया। वो ज्यादा पक्का हुआ है, अपन को वही खाना है। जरिया ने कुर्सी पर से स्टूल उतारा और खुद उस कुर्सी पर जाकर वो अमरूद तोड़कर उसे दे दिया। उसके देते ही वो वहां पर बैठ गई। आदत के मुताबिक उसे अपनी कमीज से साफ करने लगी। यह क्या कार्य हो? अंदर जाओ, उसे दो, काटो और फिर खाओ। अपन को तो ऐसी ही आदत है। शाने चुकाकर उसने दांतों से अमरूद तोड़ा, जबकि उसकी हरकत पर वो अपना सर नफी में हिलाकर अंदर चला गया। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आहान ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जबकि उसकी आवाज सुनकर अफवान शाह अपने हाथ में पकड़ी मुबशर बेगम की फ्रेम शुदा तस्वीर सर पर रख दिए थे। आ जाओ बच्चे, तुम कब आए? जब आप मेरी नानी साईं को जादू में गुम थे। कमरे के अंदर दाल धोकर वो उनके पास आकर बैठ गया था। अरे नहीं, बस घर में खुशी का मौका था ना, तो इसलिए उसकी याद आ गई। मुबशरा होती तो कितना खुश होती। आपको इस तरह देखकर तो वो बिल्कुल भी खुश ना होती नाना साईं, उन्हें तकलीफ होती। जब मुबशरा बेगम का इंतकाल हुआ तब आहान चंद साल का था। उनके इंतकाल के बाद अफान शाह जैसे टूट चुके थे। घर वालों से अलग होकर वो बस अपने कमरे में बंद रहते थे। वैसे में आयरा आहान को उन्हीं के पास छोड़ देती थी, क्योंकि उसके होने से वो अपने गम से निकल आते थे। आहान का बचपन सबसे ज्यादा उन्हीं के पास गुजरा था, इसलिए वो सबसे ज्यादा उन्हीं के नजदीक था। तुम्हें पता है आहान, हमारी लव मैरिज हुई थी। जी मैं जानता हूँ, अम्मा साईं ने बताया था। और अब आप सारी बातें छोड़कर मेरे साथ नीचे चल रहे हैं। अरे शादी वाला घर है, सब मिलकर रौनक लगाते हैं। वैसे भी अम्मा साईं बता रही थी आपने खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, दोनों मिलकर खाते हैं। उनका हाथ पकड़कर वो उन्हें कमरे से बाहर लेकर चला गया। जरियाम अब कह भी दो, पिछले 15 मिनट से हमें यहाँ पर बिठाकर रखा हुआ है। आर्या ने तंग कागा कहा, जब आलम खामोशी से सामने बैठे जरियाम का जायजा ले रहा था, जो उनसे कुछ कहने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन जिस बात पर वो गौर कर रहा था वो ये थी कि वो नर्वस हो रहा था, और उनसे बात करते वक्त वो इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था। वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ बेटा साईं, उसे आगे भी कुछ कह दो। मैं शादी करना चाहता हूँ। बिलहट उसने कह ही दिया, जो उसके पत्ते ही उन दोनों के चेहरे पर हैरानी के साथ ही खुशी भी उमड़ आई। अच्छा, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? आयरा ने दिलचस्पी से पूछा। आज से पहले जब जब भी आयरा ने इससे इस टॉपिक पर बात की थी, वो हमेशा ही टाल देता था, लेकिन आज वो खुद ही ये बात कह रहा था। जी हुरैब है। उसकी बात सुनकर खामोश नजर से उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई मसला है? उनकी खामोशी देखकर उसने खुद ही पूछ लिया। हुरैब का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? अम्मा साईं, आप मुझे अपनी बात बताएं, क्या आपको कोई एतराज है? अगर मैं कहूँ है तो फिर? क्या आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हम जैसी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसका लहजा हमसे मुख्तलिफ है? पढ़े लिखे की बात मत करो जुनैया, मैंने तुम्हारे बाबा साईं के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। आयरा के कहने पर जहाँ उसने संजीदा माहौल में भी जुनैया के लब मुस्कुरा उठे थे, वहीं पर आलम ने गुड़कुस को देखा। तो फिर क्या बात है? उसकी बात सुनकर आलम ने संजीदगी से जवाब दिया। जरियाम, तुम ये फैसला क्यों कर रही हो? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद करता हूँ। पसंद बदल भी जाती है, आप जानती हैं, मेरी नहीं बदलती। मैं अगर किसी चीज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूँ तो फिर उसे संभाल कर रखता हूँ। यहाँ तो फिर मामला एक जीते जागते वजूद का है। जरियाम, हुरैब बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, समझ लो वो एक ऐसा कागज है जिस पर टेढ़ी लकीरें खींची हुई हैं। तुम्हें पहले इन लकीरों को मिटाना होगा, फिर इस कागज पर सब कुछ सही तरीके से लिखना होगा। उसके साथ जिंदगी आसान नहीं गुजरेगी। मुझे कोई मसला नहीं बाबा साईं, बस आप सबकी रजामंदी चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज नहीं है सरेआम? जो तुम्हारी खुशी होगी हमारे लिए वही है। लेकिन हुरैब की रजामंदी भी तो जरूरी है ना। वो मान गई है। उसके कहने पर आलम और आयरा ने हैरत से दूसरे की तरफ देखा। वो उन्हें किसी भी काम के लिए इतनी आसानी से मानने वाली लड़की तो नहीं लगे थे। तुमने बात किया उसे? आयरा के कहने पर उसने नजर झुकाकर अपना सर असबाब हिला दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुतसिम लाला से कहती हूँ वो ईशा से बात कर ले, और शहर के साथ ही हम तुम्हारा भी निकाह कर देंगे। जोश से कहती हुई वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली, जबकि आलम अभी तक मशकूक नजर से अपने बेटे को घूरा था। जरियाम, तुमने सच में उससे बात की है? नहीं तो फिर झूठ क्यों कहा? क्योंकि अगर अम्मा साइंस से यह कहता कि मैंने उससे बात नहीं किया तो वो खुद करने पहुंच जाती, और उनकी बात सुनते हुरैब इनकार कर देती, और उसका इनकार सुनकर वो पीछे हट जाती, इसलिए मैंने झूठ कहा। उसने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की। आप क्या करोगे?
कोई ऐसा इंसान उससे बात करेगा जो उसे उसकी बात के लिए कायल कर सके। उसके कहने पर आलम ने उंगली उठाकर तनबीह किया, खबरदार जो मेरा नाम लिया। मैं का नाम नहीं ले रहा पापा साईं, बड़ों का नाम से बुलाना अच्छी बात है यहाँ, लेकिन हाँ ये बात आप समझ गए हैं, उससे बात आप ही करेंगे और मैं जानता हूँ आप उसे मना लेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा सरेआम, आप अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। उसे मासूमियत से अपने बाप की तरफ देखा था, जिस पर आलम गहरा सांस लेकर आ गया। मैं सिर्फ बात करूंगा, अगर उसने इनकार किया तो तुम भी पीछे हट जाओगे। उसके कहने पर श्याम ने अच्छे बच्चों की तरह अपना सर हिला दिया। अपने कमरे में इस वक्त वो किताबों में सर दिए बैठी हुई थी। जब ऐना उसके कमरे में दाल हुई, माहिम ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा फोन कहाँ है? चार्ज हो रहा है। अच्छा तो साहिर कब से कॉल कर रहा है, उससे बात कर लो। तुम पिक नहीं कर रही थी, उसने मेरे पास कॉल की थी, तुम उससे बात कर लो, वो परेशान हो रहा था। नरम मुस्कुराहट ली हुई उसने माहिम से कहा और वहां से चली गई, जबकि वो गुस्से से अब साहिर को सुना रही थी। मुझे नहीं करनी कोई बात, वो अब गंदी गंदी बातें करते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। दिल तो चाहता कि ये बात अपनी माँ से कह दे, लेकिन ऐसी बात वो अपनी माँ से कैसे कहती है। उसने चार्जिंग पर लगाया, अपना फोन उठाया। पढ़ाई करते वक्त वो अपना फोन साइलेंट पर रखती थी, जो इस वक्त भी था, इसलिए उसे साहिर की कॉल का पता नहीं चला था। उसकी कॉल अब फिर से आ रही थी, जिसे गहरा सांस लेकर उसने पिक कर ली, क्योंकि पता था जब तक वो अपनी अजीबो गरीब पकोल माहिम के एक दो गंदी गंदी बातें नहीं सुनने गाएगा, सुकून से नहीं बैठेगा। पहले उसे सिर्फ अजीब नजर से देखता था, लेकिन जब से उनके निकाह की डेट फिक्स हुई थी, जब से उसे अजीब बातें भी करने लगा था। और माहिम को डर इस बात का था कि अब निकाह की बात वो अपनी इन्हीं अजीब बातों को हकीकत में करने ना बैठ जाए। तबीयत कैसी है तुम्हारी? इजाजत मिलते ही वो ईशा के कमरे में दाल हुआ था, जो बेड पर लेटी हुई थी। वो शक्ल से ही बीमार लग रहे थे। मुतसिम ने उसे चंद डॉक्टर से दिखाया था, लेकिन कहीं से भी कोई भी तसल्ली बड़ा हुआ जवाब नहीं मिला था। ठीक हो? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। तुमने कहा था और आपके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो, तो मेरी नजर में एक लड़का है। आयरा ने उसे जरियाम की वो सारी बातें बता दी थी जो उसने इन दोनों से कही थी, और उसकी बात सुनकर मुतसिम का दिल चाह था तो उसके सर पर दो थप्पड़ लगाए। जब वो खुद पूछ रहा था तब तो इनकार कर दिया। अब अचानक से उसे हुरैया पसंद आ गई थी, लेकिन अपनी सोच को सोच के रख कर वो सीधा ईशा के कमरे में आया था। कौन है वो? जरियाम। उसकी बात सुनकर वो शॉक्ड हो चुकी थी। जरियाम? हाँ। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, लेकिन तुम जरियाम से तो पूछो ना। मैं जरियाम के कहने पर तुमसे बात करने आया हूँ, तुम अपनी राय दो। उसके कहने पर ईशा ने न आंखों से अपना सर असबाब में हिला दिया। मैं क्या राय दूं? भला जरियाम जैसे लड़के के लिए भी कोई इनकार कर सकता है? उसे तो बस अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था। जरियाम या इस हवेली का कोई भी लड़का उसकी सोच में कहीं नहीं था। उसे नहीं लगता था कि हवेली का कोई भी लड़का उसकी बेटी से शादी के लिए हाँ कहेगा, क्योंकि वो इस जगह के लिहाज से बिल्कुल मोतली थी। वो एक चोरनी थी जिसे बात करने की तमीज नहीं थी। वो एक छोटे से इलाके से आई थी जिसके बाप और घर वालों का कुछ पता नहीं था, तो बल्ला कैसे उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसकी बेटी के लिए अल्लाह ने जरियाम जैसे शख्स को चुना था जो हर लिहाज से अच्छा था। ये आप क्या क्या उठा कर ले आई हैं? उसने नूर की तरफ देखे हुए कहा, जो कि उसके लिए लाई हुई चीजें बैग से निकाल रहे थे। उसे हमेशा से एक बहन की हवाइश थी, जो जब पूरी हुई जब वो शहर जाकर रहने लगे। माहिम से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन शहर जाने के बाद वो दोस्ती मजीद गहरी हो चुकी थी। प्रीशा ये बात उसके यहाँ आने से पहले बता चुकी थी कि हयात, जो कि उसके बाबा के दोस्त की बेटी थी, वो अब यहीं रहेगी, जिसे सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उससे एक और दोस्त जो मिलने वाले थे। हयात के लिए शहर के नकाब की सारी शॉपिंग वो खुद करके लेकर आई थी और अब वही उसको दिखा रही थी। हुरैया भी यही थी। ये बात उसे यहाँ का पता चली थी। साथ ही अब ये खुशखबरी भी मिली थी कि उसके होने वाली भाभी थे, जिसे सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये अलग बात थी कि वो अब तक उसे मिले नहीं थे। ये सब जरूरत की चीजें हैं, लेकिन नूर मेरे पास कपड़े थे, शादी के लिहाज से तो नहीं थे ना, और ये मैं अपनी खुशी से लाई हूँ, तुम मुझसे रखोगी। उसका सामान उसको देकर उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, जिस पर हयात बस मुस्कुरा कर रह गई। अम्मा तेरे साथ मसला क्या है? नहीं करनी अपन को शादी, तूने की थी ना, क्या हुआ तेरा? ईशर की बात सुनते उसे गुस्सा से कहा था, मेरा और अपना मुआवजा मत करो हुरैया। नहीं करी, लेकिन अपन शादी भी नहीं करेंगे। क्या बुराई है जरिया में? उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तेरी बेटी में है ना, जब भी तू बोझ समझकर दूसरे के सर पर डाल रही है। बोलते बोलते उसकी आवाज सुन चुकी थी। वो उससे पहले कि ईशर कुछ कहती, वो कमरे से बाहर भाग चुके थे। वो अपनी माँ को ये बात नहीं समझा पाती कि अपनी माँ की हालत देखकर उसे शादी जैसे रिश्ते से डर लगता था।
मामी साईं, शामी ने उसके करीब चीख कर कहा था, जिस पर उसने एक नजर उसको देखा और वो दोबारा उस काम की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी जो वो कर रहे थे। शामी के करीब आकर चीखने की वो आदी हो चुकी थी, लेकिन वो उसे किस तरह मुखातब करता था इस बात से वो आदी नहीं हुई थी। लेकिन कभी वो उसके लिए मामी बन जाती, कभी हाला तो कभी बड़ी मामा। कहो शामिर, ये बात गलत है। इस खूबसूरत कुड़ी को आपने अपने जरियाम के लिए रख लिया। मैंने अपने जरियाम के लिए नहीं रखा, जरियाम ने खुद उसे अपने लिए रख लिया है। लेकिन ये गलत बात है ना। जरा देखें तो वो लड़की कितनी खूबसूरत। लेकिन अस्तगफुरुल्लाह, अब तो वो मेरी होने वाली भाभी है। अपनी बात क्या कर उसने खुद ही कानों को हाथ लगाकर तौबा की, जबकि उसके अंदाज पर आयरा को बेएहतियात हंसी आ गई। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया भी है। क्या है? हयात है ना, उसे मेरे लिए बुक कर दें। कोई किसी के लिए बुक नहीं हो रहा शामिर, पहले कोई काम वगैरह करो और जाकर असीम लाला से बात करो, और जल्दी करो, उससे पहले कि हयात को भी कोई ले जाए। क्या काम करना इतना जरूरी होता? उसने अपना सर खुजाया। बिल्कुल, तुम खुद अपने बाप भाइयों के आसरे पर हो शामिर, और अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हारी बीवी भी उन्हीं के आसरे पर हो जाएगी। और ये कोई फहर की बात नहीं है। फहर की बात तो जब होगी जब उसका शोहर कमाएगा, और जब अपने शोहर की कमाई को फहर से हर्ष करेंगे। वाओ, आपकी बातें तो सीधा मेरे दिल पर लगी। बाबा साहब से जाकर कहता हूँ मेरी शादी कर दे, ताकि फिर मैं अपनी बीवी के लिए कमाने लग जाऊँ। अभी जाकर बात करता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जाने लगा, जब आर्या ने उसकी पुष्ट को देखकर अपने माथे पर हाथ मारा। ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। हर चीज से बेन्यास होकर उस वक्त लान में तनहा बैठी हुई थी। जब उसे अपने बराबर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने चेहरा मोड़कर देखा तो वो आलम शाह था। सुना है तुमने जरियाम के लिए इनकार कर दिया। ईशर के बताने पर वो सीधा उसके पास आया था, और वैसे भी उसके इनकार की तवक्को उससे पहले से थे। हाँ, उसने चेहरा वापस उसी तरफ मोड़ लिया था जिस तरफ पहले था। वजह जान सकता हूँ? अपन को शादी वादी नहीं करनी है, या फिर यूं कहो तुम्हें शादी जैसे रिश्ते से डर लगता है। उसकी बात सुनकर होरा अपने होले से अपना सर हिला दिया। हाँ लगता है, उसने इकरार किया। हर शादी नाकाम नहीं होती होरा, लेकिन बेजोड़ शादी हो जाती है। खुद अपने बेटे को देखो, वो कहाँ है और अपन कहाँ है। तुम भी जमी पर हो, वो भी जमी पर है। ज्यादा तालीम हासिल करने से मेरा बेटा कोई और महलूक नहीं बन गया। वो इंसान ही है। तो शादी के लिए एक अदद लड़की चाहिए जिसके लिए उसने तुम्हारा इंतखाब किया। उसके लहजे में बे इंतहा नरमी थे। मुझे देख लो, मैंने सिर्फ 10वीं जमात पढ़ी है, और चूंकि मैं वहां तक भी सिर्फ नकल के जरिए पहुंचा था, तो इसलिए मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। मैंने पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही इसे जरूरी समझा। मैं बस गांव में रहता एक जमींदार था, जिसकी जिंदगी में एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की आई, और वो मुझे हर तरह से अपना बना गए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, उसके लिए बस ये बात अहम है कि मैं उसका आलम शाह हूँ। और आप गौर से उसकी बात सुन रही थी। इसी तरह से मेरे बेटे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, इसलिए बस तुम अहम हो। हाँ, अगर तुम्हें जरिया में कोई बुराई नजर आती है तो मुझसे कहो, फिर कोई तुम्हें इस रिश्ते के लिए असरार नहीं करेगा। नहीं, वो अच्छा इंसान है, तो फिर क्या मसला है? अपन को डर लगता है शादी से, इस रिश्ते से। अगर उसने अपन को छोड़ दिया या फिर वो बदल गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। शादी के बाद अगर जरिया ने तुम्हें कोई भी गिला हुआ तो तुम खुद दोनों की राय बदल दूंगा। लेकिन इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। वो कभी भी खुद से जुड़े रिश्तों में लापरवाह नहीं होता, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। आलम ने उसके सर पर हाथ फेरा। सच बोल रहा है? बिल्कुल सच। ठीक है, जैसे आप सबको बेहतर लगे। उसका जवाब सुनकर आलम के लब मुस्कुरा उठे। मामून, अपन बस तेरे पे भरोसा कर रही है। मैं तुम्हारा ये भरोसा टूटने दूंगा। और मामू नहीं, तुम मुझे अब बाबा साईं पिलाओगे। अब उठो, अंदर चलते हैं। आलम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, और उसे लेकर वो अंदर चला गया। ये क्या कह दिया उसने? आलम की पूरी बात सुनते उसने सदमे से कहा, क्या कह दिया? उसने नासमझी से जनाम की तरफ देखा। ये क्यों कह दिया कि अगर उससे कोई गिला किया तो आप हमारी राय बदल देंगे? तो तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है सरेआम? तुम उसे इतना मौका ही मत देना कि वो कोई गिला कर सके। उसका हर तरह से हया रखना। बाबा साईं, मेरी कोशिश यही होगी, लेकिन आप उसे नहीं जानते क्या वो कैसी है। मुझे तो उसके मसाइल का भी ठीक से नहीं पता। सरेआम, वो एक लड़की है, कोई हवाई महलूक नहीं है। उसके जज्बात भी अंदर से वही हैं जो हर लड़की के होते हैं, बस वो सबकी तरह जाहिर नहीं करती, या शायद कोई ऐसा इंसान उसके पास नहीं है जिसके सामने वो जाहिर कर सके। तुम बन जाओ वो इंसान। मैं जरूर बनूंगा। सर हिलाते हुए उसने जैसे खुद से वादा किया। हयात, बात सुनो। उसे कमरे से बाहर निकलता देखकर शामिल ने उसे पुकारा और भागते हुए उसके करीब गया। जी, अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी?
हयात ने उसकी बात सुनकर अपना सर नफी में हिला दिया। नहीं। अगर मैं काम करूं तो तुमसे शादी कर लोगी? नहीं। उसकी मजीद कोई बात सुनने पर वहां से चली गई, जबकि शामिर बाद उसकी पुरुष को गुर्दा रह गया। हद होती है, हैंडसम लड़कों की आजकल किसी को कदर ही नहीं है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, वैसे मना क्यों करके गई है? अच्छा भला तो बनता हूँ। अब वो इस सोच में गुम था। दरवाजा नॉक करके वो कमरे में दाखिल हुई, जहां इस वक्त हुरैब अकेली मौजूद थी। जबकि आयरा को देखते उसने जल्दी से अपने भीगे गाल साफ किया। रो क्यों रही हो? आयरा ने उसके करीब बैठकर पूछा, जिस पर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो लड़का अब उनके पीछे क्यों पड़ा है? बिना नाम लिए भी वो समझ चुकी थी कि वो ज़ुरैम के बारे में बात कर रही है। क्यों? तुम इस लड़के से शादी नहीं करनी है? अपुन नहीं है उसके लायक है। उसने आस्तीन से अपनी नाक साफ करते हुए कहा, यह तुमसे किसने कह दिया कौन किसके लायक है? यह हम नहीं जानते। हो सकता है कि मेरा बेटा तुम्हारे लायक ना हो, लेकिन वो क्यों कर रहा है अपुन से शादी? अपुन तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, गरीब है, बदतमीज है। जोड़ियां इंसान नहीं बनाते, अल्लाह बनाता है, और अच्छा ही है वो बनाता है। अगर ये काम इंसानों के हाथ में होता तो कभी किसी गरीब का किसी अमीर से रिश्ता नहीं जुड़ता। तुम मेरे बेटे के लिए ही थी हुरैब, और मुझे उसके पसंद पर फख्र है। आयरा ने प्यार से उसकी थोड़ी को छुआ। मैं तुम्हारा सूट लेकर आई थी, कल तुम्हारा निकाह है। कल? उसने हैरत से मुंह खोलकर कहा, हाँ, हमारा इरादा था कि ज़रियाम और साहिर का निकाह एक ही दिन हो, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा नहीं चाहती। उस दिन ज्यादा लोग होंगे और वो नहीं चाहती कोई उसको देखकर पहचान ले और उसके घर वालों को उसकी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो। इसलिए कल सादगी से तुम्हारा निकाह होगा। हाँ, वलीमा तुम्हारा हम धूमधाम से करेंगे। आयरा ने अपनी पूरी तफसील बताई थी, लेकिन वो अभी भी उलझी हुई निगाहों से उसको देख रहे थे। तो क्या वलीमे पर अम्मा का कोई नहीं देखेगा? इस वक्त तक तुम्हारा और ज़रियाम का निकाह हो चुका होगा, और वो अभी इसलिए डर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती निकाह से पहले कोई भी तमाशा हो। वो चाहती है साथ हैरियत से तुम दोनों का निकाह हो जाए। आयरा ने हाथ में पकड़ा बैग उसने बेड पर रखा और उसकी सफ़ेद बेदाग पेशानी पर अपने लब रखकर वहां से चले गए। उसके जाने के बाद हुरैब ने बैग में मौजूद वो सूट निकाला, लाइट पिंक कलर का। वो बेहद खूबसूरत गरारा था जो हुरैब इम्तियाज के लिए था।